नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के पार्ट 2 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इकोनॉमिक्स की और बताया था कि जो ये सरकार का बजट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें जो हमारा जो बजट जो संकल्प से सिद्धि जिसको बताया जा रहा है सिद्धि, तो उसकी सिद्धि के बारे में हमने पूरा विश्लेषण किया था, एनालिसिस किया था। और वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नेक्स्ट वाला जो वीडियो था उसमें कुछ एरर आ गई थी, इसीलिए वो इनकम्प्लीट रह गया था। तो वहीं से शुरू करते हुए हम ये पार्ट 2 जो इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का पार्ट 2 है वो हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर हमने बंद किया था। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो बंद हो गई थी वीडियो, वहीं से हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त को इन इंडिया, है ना। तो इसी वीडियो में हम बात करते हैं बीजेपी के संकल्प से सिद्धि के बारे में। ठीक है, जो हमें बताया गया था कि संकल्प से सिद्धि का ये काल चल रहा है, कौन सा? सन 2022। तो इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। जो मैंने नोट्स बनाए थे ये आपको मैंने दिखाए थे और ये मैंने पेन से पूरे के पूरे नोट्स तैयार किए थे। तो इसके 2-3 पेज रह गए थे और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है। तो हमने मेक इन इंडिया से जो शिफ्ट किया गया था सन 2022 से लेकर 47 का विजन जो बताया गया था कि सन 2022 में एक न्यू इंडिया बनेगा, और जब सन 2022 आता है तो उसे 25 साल आगे बढ़ा दिया जाता है कि सन 2047 में अब न्यू इंडिया बनेगा। तो अब कोई ना कोई ऐसा चैलेंज दे देना है या फिर ऐसी डेट दे देनी है जिससे कि हमें ये पता चले कि आगे आने वाले सालों में हमारा न्यू इंडिया बनेगा। और इसी पर पूरी जनता, जो हमारी जनता है, वो वोट करती रहे और उल्लू बनती रहे, यानी मूर्ख बनाने में इन लोगों की कुछ कमी नहीं होती है। हेडलाइंस को बड़ा बताया जाता है, हर चीज़ बड़ी बताई जाती है, हेडलाइंस को चलाया जाता है, ब्रोकर मीडिया चलाती है ना। और इसीलिए उनके गले में पट्टे पहनाकर उनके मुंह बंद कर दिए जाते हैं। जो अच्छे चैनल होते हैं उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है। मगर ये सेकुलर कंट्री है, ऐसा नहीं होगा। हिंदू धर्म को जितनी मान्यता प्राप्त हुई है उसी अनुपात में इस्लामिक धर्म को भी उतनी ही मान्यताएं मिलेंगी, सिख धर्म को भी, ईसाई धर्म को भी, यहूदी धर्म को भी, और बौद्ध हो या सिख हो या जैन हो, किसी को भी, कोई सी भी सेकुलर कंट्री में सबको इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको समानता होनी चाहिए। उसी विकल्प में हम बात कर रहे थे संविधान के एक टॉपिक, संविधान में रहते हुए ही हम एक टॉपिक की बात कर रहे थे जिसका नाम है इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र। तो जहाँ से हमारी दूसरी वीडियो स्टार्ट होनी है और जहाँ से पहली वीडियो हमने छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता था कि जब सन 2022 नहीं आया था, बहुत दूर था, तभी से सन 2047 को सीन में लाया जा चुका था। सन 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया जिसमें पीएम का संदेश है, जिससे वे सन 2047 के भारत की बात करते हैं कि जब सन 2047 के भारत की आज़ादी के 100 साल वर्ष होंगे तब का भारत कैसा होगा, इसकी कल्पना करनी चाहिए। लेकिन इसी घोषणा पत्र में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का संदेश छपा है कि भारत आगे बढ़ रहा है और सन 2022 में न्यू इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है। इस घोषणा पत्र में बीजेपी के मतदाताओं से अपील कर रही है कि सन 2019 से सन 2024 के बीच नए इंडिया की बुनियाद रखने के लिए वोट दीजिए। इस थीम के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। नया टूथपेस्ट, नया दंत मंजन, नया साबुन, नया तेल के जैसा हो गया है अपना न्यू इंडिया या नया इंडिया। पहले टारगेट आया कि सन 2022 में नया इंडिया बनेगा, और अब जब सन 2022 में सन 2022 आ गया तो टारगेट को सन 2047 में भेज दिया जाता है या भेज दिया गया है। इन सबके पीछे
इन सब के पीछे के मनोवैज्ञानिक को आप समझिए। बहरहाल अमृतकाल में हम प्रवेश कर चुके हैं, मुस्कुराइए, हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। वोट फॉर बीजेपी। और रेलवे कह रहा है, रेलवे तो कुछ और ही कह रहा है। अमृतकाल की विशेषता ये रही है, ये विशेषता है अमृतकाल की, अभी बताता हूँ। और रेलवे कह रहा है कि रेलवे ने बड़ी संख्या में पद वापिस कर दिए हैं, और जबकि बेरोजगार सड़क पर हैं। लगता है इन सभी बेरोजगारों ने अमृतकाल वाली बस नहीं पकड़ी है। और मोदी एक रैली में कहते नजर आते हैं कि भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और इसीलिए भाइयों बहनों हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। इसी बीच संसद में एक सदस्य कहते पाए जाते हैं कि छात्रों के साथ दुश्मनों की तरह व्यवहार ना किया जाए। प्रयागराज में उन पर लाठीचार्ज हुआ, पटना में लाठीचार्ज हुआ। और मैं सर वो जो उनके सर होते हैं वहाँ पे असेंबली में बैठे हुए, उनसे कहते हैं सर वो दृश्य आप देख नहीं पाएंगे, आप रो देंगे, उनको घरों में घुसकर मारा गया छात्रों को। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेलवे जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी RRB NTPC ने 35,000 पद निकाले। सन 2019 में आवेदन मांगे गए। बताया गया कि सवा करोड़ से ज़्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन भर दिए हैं। यानी रोजगार के मामले में सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड खुद दे दिया है। एक तो बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरा नौकरियां घट रही हैं। अकेले भोपाल डिवीजन में सन 2016 से सन 2017 में स्वीकृत पद 18,717 थे, जो सन 2020-21 में घटकर 17,998 हो गए। पिछले 5 सालों में रेलवे ने 1402 पद सरेंडर कर दिए, 683 नए पद आए। यानी अकेले भोपाल डिवीजन में 719 पद कम हो गए। पूरे नॉर्दर्न रेलवे में पिछले 5 वर्षों में 18,011 पद सरेंडर कर दिए गए। नए पद आए 12,881, यानी 5,130 पद कम हो गए। यानी कि ग्रुप सी में स्वीकृत पद 1,14,065 हैं, खाली पद 28,550। ग्रुप डी में स्वीकृत पद 53,770 व खाली पद 8,886। अब मैं आपको बताता हूँ CMIE के आंकड़े। ये आंकड़े कहते हैं कि सितंबर से दिसंबर सन 2021 के बीच देश में कुल बेरोजगारों की संख्या 3 करोड़ 18 लाख रही है। सन 2020 के लॉकडाउन में देश में कुल 2 करोड़ 93 लाख बेरोजगार थे। वैसे फिलहाल 1 करोड़ 24 लाख बेरोजगार ऐसे भी हैं जो थक कर काम की तलाश छोड़ चुके हैं। यानी उन्हें भी जोड़ दें तो बेरोजगारों की संख्या 4 करोड़ 27 लाख हो जाती है। जब पद पूरे नहीं भरे हैं तो अंजाम भी आपको ही भुगतना पड़ेगा, यानी हमें ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे की क्षमता तो प्रभावित होनी तय है। क्योंकि जब पद नहीं भरे जाएंगे तो रेलवे की क्षमता प्रभावित होगी ही होगी, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं। शायद इसी वजह से अप्रैल से दिसंबर सन 2021 तक 41,483 मेल एक्सप्रेस देरी से चली। मरम्मत के नाम पर 35,000 ट्रेनें रद्द की गई। इसी बीच एक छात्र कहता पाया जाता है कि आज नौजवान रेल पर गुस्सा निकाल रहे हैं, तरीका अच्छा नहीं है, पर जरा सोचिए कि गुस्सा छात्रों को क्यों नहीं आए। जहां सरकार पकोड़े तलने को स्वरोजगार माने कि पकोड़े तलना एक रोजगार है, उसे सही माने, लेकिन 2 सालों में करोड़ों उम्मीदवारों के गुस्से को सही क्यों नहीं माना जाना चाहिए? ये मेरा सरकार से भी एक सवाल है। आखिर ये आपका ही तो रिपोर्ट कार्ड है सरकार, जहां सालों में करोड़ों उम्मीदवारों को रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन सालों में करोड़ों में बेरोजगार जरूर हो गए। और इसी बीच एक व्यक्ति मथुरा में कहता पाया जाता है कि आस्था जरूरी है कि लोगों की रोजी रोटी जरूरी है। मुस्कुराइए, हम अमृतकाल में प्रवेश कर गए हैं और इसी वी आर द एंटर्ड इन अमृतकाल। तो जो हमारा अमृतकाल चल रहा है, ये जो है हमारा सबसे अच्छा काल चल रहा है। तो इसी
अमृतकाल के जरिए हम इसी वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे और अगले इकोनॉमिक्स के थर्ड वीडियो में हम इसी बजट और इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे और इसी जो हमारा बजट है इसकी और ज़्यादा उपलब्धियां गिनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।